समाजशास्त्र की परिभाषा। आप लोग समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में अध्ययन किए। इसके बाद समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, इस संबंध में हमको अध्ययन करना है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करेंगे तो इस संबंध में विविधता देखने को मिलती है। यानी कि जो भी विद्वान आपको मिलेंगे उनकी मत एकता नहीं पाई जाती है। विषय क्षेत्र, जहाँ तक विषय क्षेत्र का प्रश्न है, विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि इसका संबंध उन संभावित सीमाओं से है जिसके अंतर्गत किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। उसी तरह से अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमाबद्ध करना एक सरल कार्य नहीं होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि अन्य विषयों में जो उनका विषय क्षेत्र है, उनका क्षेत्र निर्धारित होता है, उनकी सीमा निर्धारित होती है, लेकिन अपराध शास्त्र में ऐसा नहीं है। अपराध शास्त्र में जो विषय क्षेत्र हैं उसको निश्चित करना या उसको सीमाबद्ध करना बहुत ही जटिल कार्य है। अपराध शास्त्र एक अत्याधुनिक विज्ञान है। अत्याधुनिक विज्ञान होने के कारण यह निर्धारित करना कि इसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है, यह निश्चित नहीं हो पाता है। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अत्याधुनिक विज्ञान के क्षेत्र को अस्थायी रूप से एक निश्चित सीमा में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उसी रूप में अपराध शास्त्र को लिया जाता है। इसका प्रधान कारण यह है कि अभी तक इस शास्त्र के संबंध में कोई बोधनीय अध्ययन प्राप्त नहीं हो सका है। इस कारण से इसके विषय क्षेत्र को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं और इसके क्षेत्र को लेकर के जो भी अपराध शास्त्री हैं उनमें मतैक्यता नहीं देखी जाती है, अर्थात मत भिन्नता पाई जाती है। जो भी विद्वान मिलेंगे सभी अलग अलग ढंग से इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इसी रूप में ये कहा जा सकता है कि कुछ विद्वान या अपराध शास्त्री इसको साम्राज्य विहीन सम्राट के रूप में मानते हैं, अर्थात सभी लोग इसको अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि इसको अलग अलग रूप में निर्धारित करना या अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, इसके पीछे एक कारण यह है कि समाज में जो नियम स्थापित किए जाते हैं वह जरूरी नहीं है कि दूसरे समाज में भी उस नियम को देखे जाएं। एक व्यवस्था को, एक कार्य को एक समाज में एक नियम के अनुरूप माना जाता है, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप माना जाता है, परंतु वही कार्य दूसरे समाज में सामाजिक व्यवस्था के विपरीत माना जाता है। तो इस रूप में यह कहा जा सकता है कि इसमें एक विविधता की स्थिति पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र को लेकर के एक नियम को एक समाज में एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, उसी नियम को दूसरे समाज में व्यवस्था के विपरीत माना जाता है। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक समाज में जो अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र निर्धारित किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि वही विषय क्षेत्र दूसरे समाज में भी लागू किया जा सके, अर्थात यह वहाँ की समाज व्यवस्था पर निर्भर करता है। वहाँ के नियम कैसे हैं, समाज व्यवस्था कैसी है, उस रूप में उसको देखा जा सकता है। इसी कारण से वैज्ञानिकों में या अपराध शास्त्रियों में
अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के मत भिन्नता देखी जाती है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपराधिक विज्ञान एक वंश के समान माना गया है। बहुत से विद्वान आपराधिक विज्ञान को एक वंश के समान माना है तथा अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र तथा आपराधिक कानून जो भी हैं इसकी शाखा के रूप में मानी जाती है। आपराधिक विज्ञान एक वंश के रूप में है और अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आपराधिक कानून इसकी शाखा के रूप में माना गया है। एक विद्वान है जिनका नाम है सेलिन। सेलिन ये कहते हैं कि अपराध शास्त्र में मुख्यतः आचरण संबंधी मानकों का अध्ययन किया जाता है। सेलिन ये कहते हैं कि अपराध शास्त्र में मुख्यतः आचरण संबंधी मानकों का अध्ययन किया जाता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। आचरण संबंधी मानक एक ऐसा नियम है जो एक विशेष स्थिति वाले या परिस्थिति वाले व्यक्ति से एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने से रोकता है। एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति जो विशेष प्रकार का व्यवहार करता है उस व्यवहार को रोकता है। तो यह आप देखेंगे कि यह आचरण संबंधी व्यवहार मानक होता है कि एक समाज में जो आचरण करने की अपेक्षा की जाती है, आचरण के जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके अनुरूप ही व्यवहार किए जाने चाहिए। अगर वह व्यक्ति उसके विपरीत व्यवहार करता है तो इसका अध्ययन हम इस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आपराधिक विज्ञान एक वंश के समान है और इसकी शाखा के रूप में अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आपराधिक कानून शाखा के रूप में माने जाते हैं। सेलिन ये कहते हैं कि अपराध शास्त्र में आचरण संबंधी मानकों को निश्चित किया जाता है। व्यक्ति समाज में अपना आचरण कैसा करेगा इसके मानक को निर्धारित करना अपराध शास्त्र का काम होता है। तो इस तरह से इन्होंने अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को निश्चित किया है सेलिन ने। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यह जो आचरण मानक होता है, आचरण मानक सामाजिक जीवन का परिणाम होता है। सामाजिक समूह अपने सदस्यों की गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं ताकि सामाजिक मूल्यों की रक्षा हो सके, समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सके। कोई व्यक्ति स्वच्छंद व्यवहार न करे, वह सामाजिक गतिविधि, सामाजिक नियमों के अनुरूप, सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यवहार कर सके। अर्थात इसके अंतर्गत स्वच्छंद आचार विचार करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत पाते हैं। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि अपराध शास्त्र में अधिकांश व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है और वे कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं इसको भी जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अगले विद्वान हैं सदरलैंड एवं क्रेसी। इनकी मानसिकता अलग रूप में निर्धारित की जाती है। ये भी अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को अलग ढंग से परिभाषित किए हैं। इन्होंने अध्ययन क्षेत्र में, अपराध शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में कानून बनाने, कानून तोड़ने के प्रति प्रतिक्रियाओं को समाविष्ट किया जाना, इन सबको इसमें सम्मिलित किया है। यानी कि इसमें आप यहाँ देखेंगे कि सदरलैंड ने अपराध शास्त्रियों की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 भागों में निर्धारित किया है। ये 3 रूप क्या हैं? सबसे पहला है कानून का समाजशास्त्र। सदरलैंड और क्रेसी ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 खंडों में निर्धारित किया है। पहला खंड है कानून का समाजशास्त्र। कानून का समाजशास्त्र
जिसके अंतर्गत उन स्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है जो आपराधिक कानून के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा जिन्हें शायद ही अपराध की पुस्तकों में वर्णित किया जाता हो। तो इसका निर्धारण कानून की समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा खंड है आपराधिक हेतुकी। आपराधिक हेतुकी को भी अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र से जोड़ा है। इसके अंतर्गत अपराध के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। आपराधिक हेतुकी इसके अंतर्गत अपराध के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद तीसरा खंड है दंड शास्त्र। दंड शास्त्र यानी कि इसके अंतर्गत अपराध नियंत्रण, आपराधिक सुधार की विधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इस रूप में सदरलैंड ने अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसके विषय वस्तु को 3 खंडों में निश्चित किया है: कानून का समाजशास्त्र, आपराधिक हेतुकी और दंड शास्त्र। इस तरह से इसके विषय क्षेत्र को इन्होंने निश्चित किया है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि रॉबर्ट जी कॉल्डवेल ने अपराध शास्त्र के क्षेत्र को 4 रूपों में स्पष्ट किया है। ये 4 रूप क्या है? सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि आपराधी कानून की प्रकृति व प्रशासन तथा इसके विकास की परिस्थितियाँ। आपराधिक कानून की प्रकृति, प्रशासन तथा इसके विकास की परिस्थितियाँ, यह सब कुछ हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर इनका ये कहना है कि अपराध के कारणों तथा अपराधियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण। अपराध के कारणों तथा अपराधियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण दूसरा पॉइंट है। अपराधी होने का कारण क्या है, व्यक्ति क्यों अपराधी बनते हैं, उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाना चाहिए। किसके पीछे क्या क्या कारण है, किन परिस्थितियों में आकर के इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। तो यह भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने माना है। तीसरा पॉइंट यह है कि अपराधियों का सुधार तथा पुनर्वास। अपराधियों का सुधार किया जाए और पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। इस तरह से इन्होंने अपराध के विषय क्षेत्र को निर्धारित किया है। इसके बाद अपराध नियंत्रण, चाहे जिस रूप में अपराध हो, जो भी अपराध की गतिविधि हो, उन सबको कैसे रोका जाए, उन सबको कैसे नियंत्रित किया जाए, यह भी अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने माना है। रॉबर्ट जी कॉल्डवेल। इस प्रकार रॉबर्ट जी कॉल्डवेल ने अपराध शास्त्र के क्षेत्र को 4 भागों में निश्चित किया है। आपराधिक कानून की प्रकृति व प्रशासन तथा इसके विकास की परिस्थितियाँ। दूसरा है अपराध के कारणों तथा अपराधियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण। और तीसरा है अपराधियों का सुधार तथा पुनर्वास। और चौथा अपराध नियंत्रण। ये 4 तरह का इन्होंने इन सबको अपराध के विषय क्षेत्र के अंतर्गत माना है। इसके बाद अगले विद्वान हैं जेफरी। जेफरी के अनुसार अपराध शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को मात्र 3 रूपों में माना गया है। 3 प्रकार की समस्याओं से संबंधित अध्ययनों को इसमें इन्होंने समाविष्ट किया है। ये 3 प्रकार क्या है, जिसमें पहला है कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों की खोज करना, और दूसरा है अपराधियों की देखरेख एवं उनका सुधार करना, और तीसरा है अपराधी व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या एवं वैज्ञानिक दोषारोपण। इस प्रकार ये 3 पॉइंट इन्होंने अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत माना।